Hello friends, welcome to my channel You Study, and today I am going to share the syllabus for JEE Main 2025 of Physics. In last video I discussed the syllabus of mathematics. ओके और आज हम इस वीडियो के अंदर जो है फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे और डिटेल के बारे में हम बात करेंगे कि किसको कितना टाइम देना है, आपको किसकी डिटेल में कितना जाना है, आपको किस में कितना डीप जाना है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला अपना जो जनरल यूनिट है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, 11th का जो आपका फर्स्ट चैप्टर होता है और जो 11th और 12th के सारी की सारी जो यूनिट्स और जितना भी बेसिक नॉलेज होता है यूनिट्स वगैरह का, वो इस यूनिट के अंदर जो है इंक्लूड है। ठीक है, और इसके अंदर जो चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हैं वो तो है ही सारी की सारी फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, लिस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर इन मेजरमेंट्स, डायमेंशन ऑफ फिजिक्स क्वांटिटीज एंड डायमेंशनल एनालिसिस एंड एप्लीकेशन। जो यूनिट एंड मेजरमेंट्स हैं इसके अंदर ही आपके दो प्रैक्टिकल टॉपिक भी होते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, वो आगे जो प्रैक्टिकल का सेशन है उसके अंदर अलग से इंक्लूड है। ठीक है, जिसके अंदर वर्नियर कैलिपर्स और जो स्क्रू गोज है वो आपके इंक्लूड है, तो वो जो हैं वो लगभग इसी यूनिट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो उनको भी आपको पढ़ना होगा और ये सारी की सारी आपको यूनिट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और इस जो क्वेश्चन होंगे वो आपको ऐसे होंगे कि आपको स्पीड से करना होगा, तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर उनमें भर भर करके इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, उनसे प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड आपका यूनिट है काइनेमेटिक्स। ये तो देखो बहुत ही इजी होती है, 11th और 12th करते करते काइनेमेटिक्स एकदम रवा हो जाती है आपकी। ठीक है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइट, स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड, इंटेनियस वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, और ये सारी चीज़ें। अब एक बात ध्यान रखना, जो काइनेमेटिक्स है इसके अंदर जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वो लगभग सारे कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर जो लिमिट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्या होता है लिमिट्स के क्वेश्चन आते हैं ऐसे घुमा करके, जिनके अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज होता है, वो जो क्वेश्चन होंगे ना उनके जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका जो ये टॉपिक है ये मेंस प्लस एडवांस दोनों के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, तो उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं आप। ठीक है, एंड थर्ड आपका जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ मोशन। इसके अंदर फोर्स एंड इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, और जो मोमेंटम आता है वो आता है आपका सेकंड लॉ के अंदर, फोर्स आता है सेकंड लॉ के अंदर, इम्पल्स आ जाता है, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ये स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा नहीं भैया इसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना फ्री बॉडी डायग्राम वाले, उसमें आएगा मज़ा आपको। उसमें आप जब बार बार रिएक्शन लगाना भूलोगे ना तब आपको इसका पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन का, तो ये बहुत ही शानदार लॉ है। ठीक है, देखने से पता नहीं चलेगा इतना यूजफुल है, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तब आएंगे आपके पसीने। ठीक है ना, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एप्लीकेशन, ये जो टॉपिक है इससे भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। जो रिगिड बॉडी के अंदर इससे मिलता जुलता टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, उससे और इससे बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, शानदार कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे ध्यान से पढ़ सकते हैं आप। एंड एप्लीकेशन हो गया। एंड इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस, जो इक्विलिब्रियम है उससे भी आपका हो सकता है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आए इजी सा, और या हो सकता है घुमा फिरा कर क्वेश्चन आ जाए। इक्विलिब्रियम तो देखो फोर्स का आएगा, आगे जब आप 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाओगे तो यहाँ पर भी आपके काम आएगा। ठीक है, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, एप्लीकेशन, व्हीकल ऑन लेवल सर्कुलर रोड एंड व्हीकल ऑन बैंक रोड। ये जो लॉज ऑफ मोशन के अंदर जो टॉपिक्स है ना, इससे थर्ड यूनिट और सेकंड यूनिट और जो ये फोर्थ यूनिट आने वाली है, इन तीनों से मिला करके और जो सारी की सारी 12th है इन सब को मिक्स करके के आपके क्वेश्चन आएंगे एडवांस के अंदर। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन मेंस के अंदर भी आ जाए। ठीक है ना, जो ये तीनों चीज़ें और जो 12th की लगभग सारी सारे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह वो सारी चीज़ें ये सब मिलकर बनाती है आपके मिक्स क्वेश्चन जो आते हैं आपके एडवांस के अंदर। तो थोड़ा सा इनको एकदम ऐसे टाइम देकर पढ़ लो आराम से, कोई ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं है, आप टाइम देकर आराम से पढ़ो इनको। फोर्थ है वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स के अंदर आपका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन दोनों आ जाता है। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, पावर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी,
कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, मोशन इन वर्टिकल सर्कल, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन इन 1 and 2 डायमेंशन। जो कोलिजन है ना, इससे भी आपका बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो इन सबको डीप में एकदम पढ़ लेना है, ठीक है। एक्स्ट्रा इनमें जाने की जरूरत नहीं, इनको बस आप इनको डीप में पढ़ लो और कुछ जनरल फॉर्मूले मंगा लो। जैसे वर्टिकल प्लेन के अंदर मोशन है ना, सर्कुलर मोशन, उसके कुछ जनरल फॉर्मूले बना लो। कंडीशन अप्लाई कर करके जितनी भी कंडीशन बनी सारी याद कर लो, ठीक है ना, तो वो याद कर लो। एंड 5th यूनिट आपकी रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही शानदार टॉपिक है और डिफिकल्ट टॉपिक है, इसीलिए शानदार है और बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इससे, मेंस के अंदर भी एडवांस के अंदर भी, ठीक है। पिछले साल एडवांस के अंदर बढ़िया क्वेश्चन आया हुआ है इसका, रोटेशनल मोशन का, और वो भी किसका, जो मैंने अभी अभी बताया था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बढ़िया क्वेश्चन आया, शानदार, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपका भी पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, अच्छे से टाइम दे लो। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिगिड बॉडी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन। अब जो ये ऊपर वाले दो लाइन है ना, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, इन दोनों में इसने क्या किया, 2 लाइनों के अंदर इसने पूरे के पूरे सिलेबस को समझ दिया। सिलेबस के अंदर है क्या क्या, जितने भी प्रकार के आपके प्लेन्स हो, सॉलिड्स हो, उन सब का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। जो आपका डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला और इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है, उनसे वो निकलते हैं, और दोनों के दोनों जो है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस बनाते हैं, शानदार क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है ना। इन 2 लाइनों के अंदर बहुत कुछ है, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल इन बिटवीन द 2 लाइन्स, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड एप्लीकेशंस। और जो ये आगे वाला जो लाइन है ना, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तो भाई साहब बहुत ही शानदार टॉपिक है, इसको भी आपको याद कर लेना है। द रेडियस ऑफ जिरेशन एंड वैल्यूज ऑफ मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया फॉर सिंपल जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। जितने भी प्रकार के आपके ऑब्जेक्ट आप अपनी जनरल लाइफ के अंदर देखते हैं, उन सबको आपको एक बार थिंक कर करके आपको देख लेना है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं भैया। पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स, इनसे तो सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। थ्योरम का सरल सा क्वेश्चन दे देते हैं और आपसे पूछ लेते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है आपको और क्वेश्चन आपका हाथ में आ जाता है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। और जो रोटेशनल मोशन और जो आपका लीनियर मोशन, इन दोनों को आपको कंबाइन करके पढ़ना है कि भैया ऐसा तो रोटेशनल में भी होता है, ये तो मोमेंटम का कंजर्वेशन तो लीनियर का उसमें भी होता है और एंगुलर का इसमें भी होता है, यानी दोनों सेम ऐसे आपको कंपैरिजन करके पढ़ना है, ओके। चलो चलते हैं। ये टॉपिक भी शानदार टॉपिक है, हाँ उतना ज़्यादा इसमें मुझे कुछ खास नहीं लगता, लेकिन बढ़िया टॉपिक है ये। ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ, ठीक है। जो 2 फॉर्मूले वो याद कर लेनी है। एंड केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, 3 लॉज है वो आपको याद कर लेनी है। पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक्जे वेलोसिटी, मोशन ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। जो टाइम पीरियड वगैरह इन सब के जितने भी फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के अंदर, सबको याद कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो है फॉर्मूले बहुत हैं और इसके अंदर जो है लगभग इमेजिनरी क्वेश्चन आते हैं। इमेजिन ए प्लेटिन, जैसे क्वेश्चन आएगा, इमेजिन ए प्लेनेट है रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एंड सन एंड दिस, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इससे इमेजिनरी वाले क्वेश्चन आएंगे। और ज़्यादातर जो है सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आप पीछे के मेंस के पेपरों में देखोगे तो सीधे के सीधे क्वेश्चन जो है फॉर्मूले से उठाए हुए मिलेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये भी बढ़िया टॉपिक है भैया, इसमें कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है इसमें। इलास्टिक बिहेवियर, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिगिडिटी, सॉरी। तो ये भी शानदार टॉपिक है, इजी टॉपिक है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितना बुक के अंदर है उतना पढ़ लो, थोड़ी बहुत उन एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर लो और थोड़ी बहुत जो है पीवाईक्यू है उनकी प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा इसमें डीप में मत जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नीचे भी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें जो आपका देखते हैं आपके सिलेबस में क्या सारा, हाँ ये आपके सिलेबस में सारा सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के और एंगल ऑफ कांटेक्ट, एक्सेस ऑफ प्रेशर अक्रॉस ए कर्व्ड सरफेस, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, ड्रॉप्स, बबल एंड कैपिलरी, ये आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ ले, क्योंकि बुक के अंदर उतने ज़्यादा फॉर्मूले नहीं दिए हुए हैं जितने ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बुक के अंदर केवल एक फॉर्मूला दिया हुआ है टी डेल्टा एस, उससे कुछ नहीं होगा, वो तो एक जनरल फॉर्मूला है,
लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट छुपे हुए हैं, ड्रॉप्स के, बबल्स के, कैपिलरी राइज के, ठीक है ना। वो सब आपको समझने होंगे, याद करने होंगे, थोड़ा सा आपको इसके अंदर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। और बहुत ही सरल क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि कुछ खास क्वेश्चन आता है, नहीं। अगर आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हैं तो आप भैया फाड़ के आओगे। और जो आगे वाला है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये भी सरल सा टॉपिक है। थोड़ी सी बस कैलोरीमेट्री जो है आपकी मजबूत होनी चाहिए, ये भैया थोड़ी सी आपसे मेहनत मांगेगी, तो थोड़ा सा ध्यान से। फिर है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर 0th लॉ आएगा, हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट लॉ आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस। सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ और जो सेकेंड लॉ है, मतलब सॉरी फर्स्ट लॉ और जो ये आपकी प्रोसेस है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, इनसे बढ़िया क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट लॉ जो है वो है डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, तो इससे बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो आपकी ये प्रोसेस है ना आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, इनसे भी क्वेश्चन आएंगे। अब जो एडियाबैटिक इक्वेशन है उसको हम तीन चार बार घुमा घुमा करके अलग अलग इक्वेशन बना सकते हैं। तो इन सबसे बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, शानदार क्वेश्चन आएंगे, और ज़्यादा वर्क डन पूछेंगे आपसे। 3-4 फॉर्मूले यार याद कर लो, उनको छोड़ो मत यार, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ज़्यादा कुछ खास नहीं है, थोड़े से फॉर्मूले याद कर लो। और ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, पूरे के पूरे फॉर्मूले याद कर लो, बस मजे ही मजे, ठीक है। हाँ, लगभग फॉर्मूले आपको याद कर लेनी है। RMS स्पीड और मीन एवरेज स्पीड, और वो तीन जो स्पीड होते हैं उन सबको याद कर लेनी है। मैं तो उसका फॉर्मूला भी बनाया था शायद, हम आराम से याद करते थे उसको। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और एक और थी यार मैक्सिमम, ऐसा सा कुछ था, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी, उससे हम इसको याद करते थे। तो वो तीनों की तीनों वेलोसिटी, उनके बीच रिलेशन याद कर लो, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ गैसेज जो है, और मीन फ्री पाथ, इन सब का फॉर्मूला याद कर लो बस, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये चैप्टर भी शानदार है भैया, कंसेप्चुअल टॉपिक है ये पूरा का पूरा। ऑसिलेशन, पीरियोडिक मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पीरियोडिक फंक्शन, SHM, एंड ये सारा का सारा जो कंसेप्चुअल आपको आना चाहिए पूरा का पूरा मेहनत के साथ। और नीचे वाला जो है ये तो एकदम बफर मेहनत मांगेगा आपसे। वेव मोशन, लॉन्गिट्यूडल, ट्रांसर वेव्स, स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव, इनमें फॉर्मूले भी हैं, कंसेप्ट भी हैं, तो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। जो ये ना ऑर्गन पाइप्स, फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक बीट्स, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन आएंगे, डीप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो इनके ऊपर अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, डीप में जाना पड़ेगा एकदम। किताब से एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनसे प्रैक्टिकल बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। टेंशन नहीं लेने का, मेहनत करने का, ठीक है ना। अब बात करते हैं 12th के अंदर क्या क्या आएगा भैया। तो 12th का स्टार्ट करते हैं, ये लो। पहला आपका 12th का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेंस प्लस एडवांस दोनों के अंदर एक एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये जब आपका चैप्टर मजबूत होगा ना, तो आपके लगभग 3-4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, मेंस फिजिक्स, एडवांस फिजिक्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आगे वाले जो 12th के जो टॉपिक आएंगे वो लगभग रिलेटेड होते हैं, रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स फोर्स, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, लाइन्स, डाइपोल ड्यू टू डाइपोल, टॉर्क ऑन डाइपोल, फ्लक्स, गॉस। जो ये गॉस का लो है ना, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से रख लो, बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, थोड़ी सी जियोमेट्री और गॉस का लो, इनसे मिलाकर क्वेश्चन आ जाएंगे। कोई शेप दे देंगे, ये गॉस का जो लो है ना बहुत ही ईजी लो है, कुछ नहीं है इसके अंदर, थोड़ा सा बस आपको कंसेप्ट लगाने आने चाहिए, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, पक्का आएगा लगभग, मान लो मेरी बात। और इसके जो 3 एप्लीकेशन है इनको याद कर लो, और जितने आपके एप्लीकेशन आपके सामने आए, आपके मॉड्यूल में, आपके कोचिंग के मटेरियल में, कहीं पर भी आए, उन सबको याद कर लो, क्योंकि इसके एप्लीकेशन भी जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। फिर है पोटेंशियल कैलकुलेशन फॉर पॉइंट चार्ज, डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल पोटेंशियल। ये सब चीज़ें आपको जो इस सिलेबस के सामने आपके सामने है ना, ये सब आपको अच्छे से कर लेनी है, और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो थोड़ी डीप में जाकर पढ़ लेनी है, ठीक है। और फिर डीप में आपको पढ़ना है यहाँ पर कैपेसिटर जो है ना,
dielectrics and electrical polarization, capacitors and capacitance, the combination of capacitor in series and parallel with, ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, capacitance of a parallel plate capacitor with and without dielectrical medium between the plates, ये जो टॉपिक है ना, ये आपको डीप में पढ़ लेना है। हो सकता है आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर केवल एक फॉर्मूला दिया वो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है जिसके अंदर उन दो प्लेट्स के बीच अलग अलग डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हो, एक K1 हो, एक K2 हो, एक K3 हो, एक K4 हो, अलग अलग कैपेसिटर जोड़ दिए, उन सब की प्रैक्टिस आपको कर लेनी है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन आएंगे। बुक वाले जो एनसीईआरटी वाले हैं कैपेसिटर के, वो बहुत ही कम आते हैं, ऑलमोस्ट वैसे क्वेश्चन आएंगे, तो उनको ध्यान से देख लेना है, वो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी मिल जाएंगे। फिर हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बात करते हैं, तो इसके अंदर फॉर्मूले हैं, और जो आपका किरचॉफ का जो लॉ होता है उससे बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। इसमें से किरचॉफ का जो लॉ होता है उससे बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, वो कैपेसिटर, और आपका जो 7th चैप्टर आएगा 12th का, उसका नाम है एसी नाम है, बोलते हैं उसको, ठीक है, वो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। इन तीनों से मिक्स क्वेश्चन आएंगे किरचॉफ के लॉ से, ठीक है। और ये वेटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज ये आपके प्रैक्टिकल टॉपिक है, तो आप आगे जब प्रैक्टिकल वाले सेशन में जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से इनसे क्वेश्चन आएंगे। सीधा फॉर्मूला यार, R1 बटा R2 बराबर L1 अपॉन L2, मुझे अभी भी याद है ना कोई नहीं, याद हो जाएगा। फिर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ ए करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसके अंदर जो बायो सावर्ट और एम्पियर्स के लॉ है, ये बढ़िया नियम है, बढ़िया लॉ है, बढ़िया क्वेश्चन आएंगे इनसे, शानदार क्वेश्चन आएंगे, बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे, एडवांस और मेंस दोनों के अंदर। जैसे वेलोसिटी के अंदर आप डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों से कंबाइन करके क्वेश्चन बनाते थे, वैसे ही इसके अंदर लिमिट्स लगेगी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर, और बढ़िया शानदार बेहतरीन क्वेश्चन बनेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से इनको पढ़ लेना भैया, वरना दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। सारे के सारे जितने भी आपको टॉपिक दिए हुए हैं सारे के सारे आपको पढ़ लेने हैं। डीप के अंदर थोड़ा सा बायो सावर्ट, एम्पियर का लॉ, इन सब के एप्लीकेशन पढ़ लेने, और एट ए पॉइंट अराउंड ए चार्ज अराउंड ए कंडक्टर कैसे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें, वो मतलब कुछ भी आपको एक्स्ट्रा मिले तो उनको पढ़ लेना आपको, ठीक है ना। एक्स्ट्रा जो कुछ मिले भैया छोड़ियो मत, अगर छोड़ दिया तो पेपर में पसीने छूट जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है एक्स्ट्रा आएगा, ज़्यादातर मटेरियल इसी में से मिल जाएगा एनसीईआरटी और इस सिलेबस में से, लेकिन कुछ जो है वो आ जाता है भैया, कभी कभी क्या होता है किस्मत थोड़ी सी ऊंची नीची हो जाती है। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, इसे एप्लीकेशन क्या आएंगे। अच्छा ये तो एसी वाला, चलो इसमें तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे, फेराडेज लॉ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड लेंज लॉ, एडी करंट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ और म्यूचुअल के दो फॉर्मूले हैं, और ईएमएफ के बहुत सारे फॉर्मूले, वो सब आपको याद कर लेने हैं। पीक एंड आरएमएस के बीच जो रिलेशन है वो आपको याद कर लेना है। एलसीआर सर्किट के जितने भी फॉर्मूले सब याद कर लेने हैं, एलसी के जितने भी हैं वो सब याद कर लेने हैं, जो ओसिलेशन होता है इसके अंदर वो सब आपको याद कर लेना, यानी जितने भी इसके अंदर फॉर्मूले हैं भैया सबको याद कर लेना, सबको याद कर लेना, क्योंकि इससे नंबर सीधे मिलेंगे आपको। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, थोड़े बहुत कंसेप्चुअल आएंगे, ज़्यादातर आपको फॉर्मूले बेस्ड मिलेंगे, तो इनको पी जाना, ठीक है ना, सीधी सी बात है भैया। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आएंगे आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, कभी कभी बहुत ही बाई चांस रियरली डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला है उससे क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही रेयर चांस में आता है, अदरवाइज एप्लीकेशन ही आते हैं। जो आपका एक फॉर्मूला है ना C बराबर लैम्बडा न्यू, उसमें आपको कोई भी रे देते हैं, उसकी या तो फ्रीक्वेंसी आपको पता होनी चाहिए या फिर आपको वेवलेंथ पता होनी चाहिए, उससे आपको कोई दूसरी चीज़ पूछ लेते हैं, ऐसा लगभग ऐसा क्वेश्चन आता है। फिर भैया आती है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो है शानदार टॉपिक है, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों से बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, शानदार क्वेश्चन आएंगे, एडवांस के अंदर क्वेश्चन आएंगे, डीप आएंगे, एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, थोड़ा आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर फुल मेहनत करनी पड़ेगी आपको। इसमें एनसीईआरटी वाला टच भी नहीं होगा मेरे हिसाब से, इतना बढ़िया क्वेश्चन आते हैं इसमें। जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल है वो निकाल लो, एनसीईआरटी क्वेश्चन निकाल लो, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जाओ आप, तब आपको पता चलेगा लेवल क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है। आपको एहसास एनसीईआरटी क्वेश्चन के अंदर ही हो जाएगा, लेकिन आप रियलिटी एग्जाम्पलर के अंदर देखोगे कि भैया कितने पानी में हो आप,
तो ऑप्टिक्स एकदम डीप और एक्स्ट्रा पढ़ लेना, मैं सीधा कह रहा हूँ आपसे। तो ऑप्टिक्स के अंदर जो है आपको एकदम डीप के अंदर जाना है और फुल आपको इसके अंदर टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और जो वेव ऑप्टिक्स है उसके अंदर भी आपको जो है अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। और ये पूरी पूरी कंसेप्चुअल, इसके अंदर फॉर्मूले बहुत कम है। जो आपकी रे ऑप्टिक्स है इसके अंदर आपके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो सब आपको लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। लास्ट में जो आपका टेलीस्कोप का एक जो टॉपिक आता है, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का, वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो है लास्ट में जो टॉपिक आते हैं ब्रूस्टर के लॉ वगैरह, उनसे कुछ फॉर्मूले हैं तो उनसे कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए। अदरवाइज जो आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर वेव ऑप्टिक्स, जो मैं आपको बता देता हूँ, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इससे बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है फॉर्मूले बेस्ड, ठीक है। फॉर्मूले बस यहीं पर आएंगे थोड़े से, और पूरी पूरी कंसेप्चुअल है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसमें और एटम्स एंड न्यूक्लियस में फॉर्मूले भर भर कर हैं। ये फॉर्मूले आपको सब याद होने चाहिए, सब आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के आप इनके क्वेश्चन हैंडल कर पाएंगे। मेंस के अंदर इसका एक सरल सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन एडवांस के अंदर इससे एकदम डीप क्वेश्चन आएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। मेंस में आपको दिखाया जाएगा कि आपको सारे फॉर्मूले याद हैं, और एडवांस में आपको ये देखा जाएगा कि आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हैं या नहीं है, ठीक है ना। तो इनके फॉर्मूले और कंसेप्ट दोनों आपके क्लियर होने चाहिए, तब जाकर आप इनको हैंडल कर पाएंगे। और वैसे ये बहुत ही सरल टॉपिक है, एटम्स एंड न्यूक्लियर एंड ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। जितना एनसीईआरटी के अंदर है और जितना थोड़ा बहुत आप फॉर्मूले वगैरह एनसीईआरटी एक्स्ट्रा आप थोड़ा बहुत देखते हैं, वो अगर आपका क्लियर है तो आप डन है मेंस आपका, ठीक है। एडवांस में थोड़ा आपको और मेहनत करना पड़ेगा। फिर अपना चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, जो लास्ट टॉपिक है, उसके अंदर आपके थ्योरी है, फॉर्मूले बहुत ही कम है। थ्योरी है, कंसेप्चुअल है, एकदम प्योर कंसेप्ट है, उसके अंदर ग्राफ्स हैं, वो सब आपको आने चाहिए। और गेट सारे आपको आने चाहिए, और गेट आना चाहिए, एंड गेट आना चाहिए, नोट आना चाहिए, और नोट एंड आना चाहिए, और नोर आना चाहिए। ये सारे के सारे आपको आने चाहिए। ग्राफ आना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ जनरल डाइट्स वगैरह सारे के सारे आपको आने चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूले ज़्यादा इसमें है नहीं, ये कंसेप्चुअल है एकदम। तो आपको ये थ्योरी पूरी क्लियर होनी चाहिए कंडक्टर की। फिर अपना लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्सपेरिमेंट स्किल्स। ये भैया इम्पोर्टेंट है, कुछ लोग सोचते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला वर्नियर कैलिपर्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये आएगा आपका, पक्का आएगा, कर लेना चाहिए। और स्क्रू गेज, ये दोनों मैंने आपको पहले बता दिए थे। फिर आपका ऑसिलेशन वाला जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन आता है सिंपल पेंडुलम डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड एंड टाइम। टी विशेष ए स्क्वायर का ये ग्राफ होता है एम्पलीट्यूड का साथ, तो वो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। और मीटर स्केल ये बहुत ही नॉर्मल है। यंग मॉड्यूलस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इससे बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है। 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां और 9वां, 10वां, 11वां और 12वां और 13 और 14 और 15 और 16 और 17 और 18, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। स्क्रू गोज और ये मैंने आपको बताई दिए थे। तीसरा और चौथा मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगता, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे इनसे, तो इनको आपको गांठ मार लेना, एकदम याद कर लेना है। एक्सपेरिमेंट्स के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, क्या इनकी टेक्निक होती है, कैसे इनको हैंडल किया जाएगा, क्या स्टेप्स होते हैं, ये सब आपके क्लियर होने चाहिए, तब जाकर आप इन क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में एक बार फिर से पढ़ लेना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो कमेंट कर लेना। एंड थैंक्स दोस्तों।